प्रिय साथियों, मैं अश्विनी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी पर। तो बताइए साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी एनसीईआरटी कोर्स के अंतर्गत क्लास 6 की ज्योग्राफी की 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं उसी क्लास का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं और उसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियां। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 2 टॉपिक के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की जो 2 गति है, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन, इसका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, इसका क्या संबंध है हमारी पृथ्वी के जितने भी घटनाएं हैं उन सब से इस बारे में जानेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप लोग प्रैक्टिकली लाइफ में अपना ऑब्जर्व किए होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे। आज मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो अपने लाइफ से, अपने प्रैक्टिकली लाइफ से आप इसको रिलेट कीजिएगा तो आपको ये आसानी से समझ आएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि जो ये चैप्टर है इस वीडियो में ख़त्म की जाए, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटी चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा और आसान है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। हमने पिछले क्लास में या फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पृथ्वी के पास 2 तरह की गतियां होती है, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या है? पृथ्वी का अपने एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग रोटेशन कहते थे, और पृथ्वी का सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में जो मूवमेंट होता था उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं उससे आगे बढ़ेंगे। तो रोटेशन की बात करें तो रोटेशन हमने बता दिया कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पर मूवमेंट रोटेशन कहलाता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पृथ्वी की जितनी भी घटनाएं हैं उन पर ये जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्सिस हमने पढ़ा था, एक्सिस क्या एक इमेजिनरी लाइन है जो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या, आपको जानकारी होगा कि अर्थ के साथ साथ जितनी भी प्लैनेट है वो सब सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है और उस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। उसी ऑर्बिट के द्वारा जो पृथ्वी में जो प्लेन फॉर्म किया जाता है उसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, जिसको हिंदी में कक्षीय तल कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान ले कि ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये हमारा अर्थ है। अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है और वो फिक्स्ड पाथ क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। तो जिस ऑर्बिट में मूव करता है वही ऑर्बिट क्या करता है? जिस ऑर्बिट में हमारा अर्थ जो है मूव करता है वही ऑर्बिट क्या करता है? पृथ्वी से होकर के एक प्लेन को फॉर्म करता है। एक प्लेन यानी कि एक तल गुजरता है जिसको ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय तल कहा जाता है। ये जो है पृथ्वी के इस हिस्से से होकर के ये प्लेन गुजरता है, ये प्लेन, इसी प्लेन को कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय तल। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है, यानी बोले तो कक्षीय तल कहा जाता है। अब हम समझने के लिए इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और वर्टिकल लाइन और ऑर्बिटल प्लेन के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। और हमारा एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या है? टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में यह 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री अक्षांश झुका हुआ है। तो उस फिगर को हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सिस थोड़ा सा झुका हुआ है तो उसी तरह हम फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान ले ये हमारा एक्सिस हो गया, जो एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमारा एक्सिस हो गया। इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। अब ये जो एक्सिस है ये क्या है? थोड़ा सा क्या है? झुका हुआ, इधर टिल्टेड है नदर्न हेमिस्फीयर में। कितना झुका हुआ? 23 हाफ डिग्री झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ। तो ये तो 23.5 डिग्री इसके साथ एंगल बना है। इधर जो बाकी बचा, इधर कितना बचा? टोटल 90 डिग्री है, इधर 23 हाफ डिग्री बना लिया एंगल, तो बाकी रेस्ट कितना बचा? 66 हाफ डिग्री। यही जो हमारा एक्सिस है इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। यही हम बता रहे थे कि हमारा जो एक्सिस है, ये जो इमेजिनरी लाइन एक्सिस है इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ऑर्बिटल प्लेन क्या हमने बता दिया कि हमारी अर्थ जिस
ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, उस ऑर्बिट के द्वारा एक प्लेन को फॉर्म किया जाता है, एक तल का निर्माण किया जाता है जिसको ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय तल कहा जाता है। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। चूंकि हमारा जो अर्थ है स्फेरिकल नुमा है, गोलाकार है, जिस कारण से क्या होता है कि किसी खास टाइम पर किसी भी एक समय पर पृथ्वी के दोनों हिस्सों पर एक समय पर रोशनी नहीं पहुंच पाती। गोलाकार है तो जिस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पर एक ही समय पर एक हिस्से में अंधेरा होता है और एक समय पर एक हिस्से में दिन का समय होता है। जो हिस्सा सन के तरफ फेस किया रहता है, पृथ्वी का जो वाला पोर्शन सन के तरफ फेस किया रहता है, वहाँ क्या होता है दिन होता है, जबकि जस्ट विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है वहाँ रात होती है। ठीक, ये थी कॉन्सेप्ट। दिन एवं रात किस तरह होती है कि पृथ्वी स्फेरिकल नुमा, जिस कारण से पृथ्वी का जो पार्ट सन के तरफ फेस के रहता है वहाँ क्या होता है सन की रोशनी पड़ती है तो वहाँ दिन होती है, और जस्ट विपरीत क्या होता है रात होता है। लेकिन जब हमारा अर्थ क्या करता है रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, रोटेट करता है क्या होता है जो पार्ट उजाला है जहाँ दिन है वो रोटेट करके क्या होता है पीछे चला जाता है, फिर पीछे वाला पार्ट आगे आ जाता है। तो जहाँ अंधेरा था वहाँ दिन हो जाती है और जहाँ दिन था वहाँ रात हो जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है इसी पृथ्वी के इसी रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रातें होती है। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का रोटेशन पीरियड 24 आवर होता है और इसी को क्या कहा जाता है डेली मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी का दैनिक गति या घूर्णन गति। और हम लोग जानते थे बचपन से कि पृथ्वी के दैनिक या घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आज हम जान भी गए किस तरह होता है कि पृथ्वी जो हमारा है यह सन के अराउंड, पृथ्वी हमारा क्या है सन के अराउंड क्या करता है मूव करता है, सन के अराउंड मूव करता है, सन के मूव करता है। ये अपने एक्सिस पर जो मूव करा, जैसे ये वाला हिस्सा, अभी ये वाला हिस्सा, ये लाइट जैसे मान लीजिए टॉर्च का लाइट है, ये वाला हिस्सा यहाँ क्या कर रहा लाइट पड़ रहा था, इस हिस्से में क्या होगा इस हिस्से में दिन होगा। लेकिन ये जब मूव करेगा तो ऐसे ऐसे उलट के ये हिस्सा आ जाएगा, फिर इस हिस्से में लाइट पड़ेगा तो इस हिस्से में दिन होगा और ये हिस्सा पीछे चला गया यहाँ रात होगा। इस कारण से दिन एवं रातें होती है पृथ्वी पर। और जब आप ग्लोब को देखिएगा, ग्लोब हमने बताया था ग्लोब क्या है यह पृथ्वी का एक जीरोक्स है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब आप ग्लोब को देखिएगा और ग्लोब पर आप प्रैक्टिकली कीजिएगा, मान लीजिए टॉर्च के माध्यम से उस पर लाइट जलाइएगा ग्लोब पर, तो जिस हिस्से पर लाइट पड़ेगा वहाँ क्या होगा उजाला होगा और उसके दूसरे हिस्से पर अंधेरा होगा। तो जहाँ उजाला हो रहा और जहाँ अंधेरा हो रहा उसके बीच से होकर एक सर्कल ड्रॉ हुआ होगा ग्लोब पर, आप देखिएगा गौर से एक सर्कल होता है जिसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है पृथ्वी को जो है दो भागों में विभाजित करता है, एक पार्ट अंधेरा वाला एक पार्ट उजाला वाला, इसी को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हम जान गए कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है उस कारण से कौन सी हमारी पृथ्वी पर घटना होती है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घटना है दिन एवं रातें। पृथ्वी पर दिन एवं रात किस कारण से होती है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। और जरा सोचिए अगर रोटेशन पृथ्वी रोटेट नहीं करती अपने एक्सिस पर तो क्या होता है, रोटेट नहीं करती पृथ्वी स्थिर रहती तो जिस हिस्से पर सन का लाइट पड़ता हमेशा वहाँ क्या होता दिन ही दिन होता, हमेशा वहाँ क्या होता दिन होता, वहाँ हमेशा गर्मी ही गर्मी रहती। और दूसरे हिस्से पर जस्ट विपरीत में क्या होता अंधेरा रहता, हमेशा रात ही रात होता, ठंडी रहती क्योंकि रोशनी वहाँ पहुँचती नहीं थी। इस कारण से क्या होता जीवन संभव नहीं हो पाता। इसी कारण से जो हमारा पृथ्वी है यह अदर प्लानेट के कंपेरिजन यूनिक प्लानेट है क्योंकि इस पर जीवन संभव है। और कैसे, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, सब ग्रह रोटेट करते हैं लेकिन यह इस तरह से रोटेट करती है कि सन का इस पर रोशनी पहुंच पाती है। ठीक, तो ये थी रोटेशन, ये था पृथ्वी का एक गति जो रोटेशन जाने। अब हम पृथ्वी के दूसरे गति के बारे में जानते हैं, उसका नाम है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है, यह सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में, पृथ्वी के द्वारा सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन पीरियड कितना होता है 365 डेज 6 आवर, अर्थात एक साल 6 घंटे होता है। लेकिन हम लोग सुविधाजनक के लिए क्या करते हैं 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं, 6 आवर्स को इग्नोर करते हैं और बोलते हैं सिर्फ अपनी भाषा में कि पृथ्वी सूर्य के अराउंड सिर्फ एक साल में अपना पूरा चक्कर लगाता है, ये बोलते हैं। लेकिन वही 6 आवर्स जिसको इग्नोर करते हैं वो हर एक वर्ष क्या होता है 6 आवर्स, फिर दूसरा वर्ष का 6 आवर्स, तीसरा वर्ष का 6 आवर्स, चौथे वर्ष का 6 आवर्स, इस तरह ऐड होते जाता। और चौथे वर्ष पर क्या होता है प्रत्येक चौथे वर्ष पर 6 करके 6 × 4 24 आवर्स अर्थात 1 डे ऐड हो जाता। तो चौथे वर्ष जो होता है वो साल 365 नहीं 366 दिन का हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है वो वर्ष लीप ईयर कहलाता है। जो ईयर में 366 दिन होगा उसको लीप ईयर कहा जाता है। और वो एक दिन जो ऐड होता है वो ऐड किस महीने में होता है फरवरी मंथ में होता है। फरवरी मंथ में हमारा जो है वो 28 नहीं होकर 29 दिन का हो जाता है फरवरी मंथ। ठीक, तो लीप ईयर समझ गए कि लीप ईयर 366 दिन का होता है और प्रत्येक 4 साल पे ये होता है।
ठीक, अब हम जानेंगे कि आप लोग जानते होंगे कि एक साल में यूजुअली 4 तरह के सीजन्स होते हैं। एक होता है समर सीजन, एक विंटर, एक स्प्रिंग, एक ऑटम। गर्मी, सर्दी, इसके बाद शरद और वसंत, ये 4 ऋतुएं होती हैं मुख्य रूप से। अब हम जानेंगे कि रिवोल्यूशन यानी पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन मोशन है, इस कारण से कैसे हमारे पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन होती है। हमने तो बचपन से सुना है कि पृथ्वी पर जो दिन एवं रात होती है वो पृथ्वी का रोटेशन यानी घूर्णन गति के कारण होता है, और पृथ्वी पर जो ऋतुएं परिवर्तन होती है वो रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल के कारण होता है। ये जानते हैं। आज हम इसके प्रूव करके भी दिखलाएंगे किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। दिन एवं रात तो हम बता दिए रोटेशन के कारण कैसे होता है। अब हम जानते हैं ऋतुएं परिवर्तन कैसे होता है। जब हमारा अर्थ सन के अराउंड मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे करके मूव करते रहता है सन के अराउंड, ये 365 दिन में क्या करता है, एक पूरा चक्कर सन के अराउंड, ये मान लीजिए सन है, सन के अराउंड एक पूरा चक्कर 365 दिन 6 घंटे में यह एग्जैक्टली पूरा कर लेता है। ठीक, जब ये 365 दिन में एक पूरा चक्कर पूरा करता है, तो इसी 365 दिन के बीच में क्या होता है कि किसी एक ऐसा दिन आता है जिस दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो नदन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा वह सूर्य की तरफ काफी झुक जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में यानी दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध जो है सन की तरफ काफी ज्यादा झुक जाता है, जिस कारण से सन का जो लाइट है वो अधिकांश मात्रा में उत्तरी गोलार्ध में पहुंच पाता है। जिस कारण से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा स्थित है, जिस कारण से पूरा वर्टिकली लंबवत सूर्य की रोशनी कहां पहुंचती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर। इसलिए कर्क रेखा पर जो भी देश या जो भी स्थल स्थित है वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। ये घटना कब होती है, 21 जून को। 21 जून को क्या होता है, जब सन अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, तो 21 जून को क्या होता है कि उसी चक्कर लगाने के दौरान क्या होता है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है वह सन के तरफ झुक जाता है, जिस कारण से पृथ्वी का सारा रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पहुँच पाता है, जिस कारण से क्या होता है उत्तरी वाला गोलार्ध में क्या होता है पूरा रोशनी पहुँचता है। इसलिए वहाँ क्या होता है, उस समय क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, समर सीजन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जब पहुँचता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पूरी वर्टिकली पहुंचता है यानी कि कर्क रेखा पहुंचता है। और जो नॉर्थ पोल है वहां भी रोशनी पहुंचती है, लेकिन थोड़ा सा कम पहुंचता है, और क्योंकि तिरछी पहुंचता है तो वहां कम पहुंचता है। और नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर कहा जाता है कि जीवन संभव नहीं। इसका कारण यह है कि उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल पर क्या है, 2 ही प्रकार की ऋतु होती है, गर्मी और ठंडी। 6 महीने वहाँ गर्मी होती है और 6 महीने वहाँ ठंडी होती है, क्योंकि तिरछी रोशनी जो पहुँचती है तो वह तिरछी रोशनी लगातार 6 महीने तक पहुँचती रहती है, जिस कारण से वह 6 महीने लगातार गर्मी होती है और 6 महीने लगातार जाड़ा ही जाड़ा पड़ता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जीवन संभव नहीं है। जब 21 जून को ये पृथ्वी का हिस्सा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग में क्या होता है, गर्मी पहुंचती है, हीट पहुंचती है, जिस कारण से वह क्या होता है, हीट होता है, यानी कि समर सीजन होता है, यानी गर्मी का मौसम होता है। और गर्मी का मौसम होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती है। और जस्ट उसी समय उसके विपरीत हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दिन छोटी हो जाती है और रातें लंबी हो जाती है। तो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा सबसे लंबा दिन होता है कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और ये कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी का ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें सबसे लंबा दिन होता है नदन हेमिस्फीयर में। नदन हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को। और जस्ट विपरीत उसी 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, सबसे छोटा दिन। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। हम जानते हैं कि जीके में आप पढ़ते भी होंगे कि सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को। लेकिन 21 जून को तो होता है सबसे लंबा दिन, पर कहाँ होता है, पूरी पृथ्वी पर तो नहीं होता। कहाँ होता है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है, पृथ्वी का जो उत्तरी वाला हिस्सा है वहाँ सबसे लंबा दिन होता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। फिर जब पृथ्वी, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है समर सोलेस्टिक्स। समर सोलेस्टिक्स यानी कि ग्रीष्म संक्रांति, जिसको हिंदी में कहते हैं समर सोलेस्टिक्स। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी के इसी कंडीशन को कहा जाता है समर सोलेस्टिक्स। फिर हमारा पृथ्वी रोटेट करते, रिवोल्यूट करते करते सन के अराउंड क्या होता है,
पहुंचता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को जो 21 जून को हमारा उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ था सन के ओर, लेकिन 22 दिसंबर को जस्ट विपरीत हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध सबसे ज्यादा झुक जाता है कहाँ, सन की ओर, जिस कारण से सारा का सारा रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच पाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा स्थित है, और पूरा रोशनी मकर रेखा पर वर्टिकली पहुंचता है, जिस कारण से क्या होता है, मकर रेखा पर जो भी देश या जो भी स्थान स्थित है वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है, मकर रेखा पहुंच पाते। और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिकांश गर्मी पहुंचती है, जिस कारण से क्या होता है, वहां समर सीजन हो जाता है। मतलब 22 दिसंबर को क्या होता है कि वहां सबसे लंबा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि वहां क्या होता है, समर सीजन होता है। और नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटी दिन होती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इसका मतलब हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन यानी कि गर्मी ऋतु होता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसी 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, मतलब वहाँ विंटर सीजन होता है, जाड़ा सीजन। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो जो देश स्थित होगा वहाँ क्या होगा, गर्मी होगा, 21 जून को गर्मी होगा, लेकिन वही 21 जून को जो जो देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा वहाँ ठंडी होगा, सिंपल बात है। और जबकि 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे दक्षिणी गोलार्ध में जो देश स्थित होगा वहाँ क्या होगा, सबसे लंबा दिन, मतलब वहाँ गर्मी होगा, समर सीजन होगा। और नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन, मतलब विंटर सीजन होगा, यानी कि जाड़ा ऋतु होगा। ठीक, तो इसीलिए हमारा इंडिया जो है वो इंडिया का अधिकांश पार्ट जो हुआ, इंडिया हमारा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए हमारा इंडिया में जून जुलाई के महीने सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वही आप 22 दिसंबर को देखिएगा तो दिसंबर महीने में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन यानी कि जाड़ा का मौसम होता था, हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन यानी जाड़ा मौसम होता है दिसंबर महीने में। ठीक, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, 21 जून वाले कंडीशन को समर सोलेस्टिक्स और 22 दिसंबर वाले कंडीशन को विंटर सोलेस्टिक्स कहा जाता है। और आप देखेंगे कि क्रिसमस कब होता है, क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर को हिंदुस्तान में कौन सा मौसम होता है, उस समय विंटर मौसम होता है, यानी कि शीत ऋतु, सर्दी मौसम होता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ऋतु में मनाया जाता है क्रिसमस, चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के ठीक बीचों बीच स्थित है। ये मकर रेखा, ये हमारा क्या है, ये मकर रेखा, आप लोग जानते होंगे, ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये मकर रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है यहीं पर ऑस्ट्रेलिया हमारा स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, अर्थात सबसे लंबा दिन होता है। वही उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जाड़ा का मौसम होता है, इसलिए सबसे छोटा दिन होता है। तो हमारा इंडिया तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इधर हमारा इंडिया स्थित है। इधर उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को जाड़ा होगा, और इधर क्या हो जाएगा, गर्मी होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को जो क्रिसमस होता है वो गर्मी मौसम में मनाया जाता, और इंडिया में जाड़ा मौसम में मनाया जाता। ठीक, अब ये समझिए। अब हम जानते हैं 2 और डेट होती है हमारे सिलेबस में, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की रोशनी जो है वो पूरी तरह से कहाँ पड़ती है, हमारा जो इक्वेटर है, हमारा जो विषुवत रेखा है वहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है। किसी 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का कोई भी ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं रहता, पूरा अपना स्टिक होता, बीच में रहता, जिस कारण से पृथ्वी सूर्य का सारा रोशनी विषुवत रेखा पर पहुंचती है, जिस कारण से क्या होता है कि दिन एवं रातें बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होती है। कब, नोट कर लीजिएगा जितनी भी फैक्चुअल बातें, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी किसी पार्टिकुलर गोलार्ध में नहीं पहुंचती, किसी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध नहीं पहुंचती, ये पूरा इक्वेटर पर पहुंचता है। इसलिए 21 मार्च 23 सितंबर को क्या होता है, पूरा का पूरा इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, यानी कि सामान्य रातें और समान दिन होता है, बराबर होता है। ठीक, ये थी। और इसको क्या कहा था, इस कंडीशन को कहा था इक्विनॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विषुव। और 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में जो है स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन मतलब शरद ऋतु होता है, जबकि उसी जस्ट विपरीत 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये होता है ऑटम सीजन। ये लिख लीजिएगा, 21 मार्च को जो
मार्कर को क्या होगा, 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में नदन हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन जिसको कहते हैं शरद ऋतु। और शरद ऋतु कब आता है, जब जाड़ा खत्म हो जाता है। जाड़ा खत्म होने के बाद शरद ऋतु आता है, जिसमें नए नए हमारा जो प्रकृति है वो पूरी तरह से फिर से जागने लगता है, नए नए पत्ते आने लगते हैं, हम फिर से जोशीले होने लगते हैं, हमारा जो ठंडी का मौसम था वो गुजर गया। तो तब आता है स्प्रिंग सीजन यानी कि शरद ऋतु। ये स्प्रिंग सीजन जिसको कहते हैं शरद ऋतु, ये 21 मार्च को आता है। ठीक, ये ठंडी के बाद आता है नदन हेमिस्फीयर, क्योंकि जनवरी फरवरी में ठंडी खत्म होता है, तब आता है मार्च के महीने में। फिर जो हमारा 23 सितंबर है, 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को क्या होता है, ये होता है ऑटम, जिसको पतझड़ कहते हैं या वसंत ऋतु कहते हैं। इसमें जो है यह बरसात के बाद आता है यह मौसम, और जाड़े से पहले आता है। इसमें जितने भी पत्ते हैं वो झड़ने लगते हैं, सब कुछ फिर से झड़ने लगते हैं और एक अलग ही मौसम आ जाता है, सुस्त पना वाला मौसम आ जाता है 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है ऑटम सीजन हो जाता है। कौन सा सीजन, ऑटम सीजन। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, स्प्रिंग सीजन हो जाता है। ये जितनी भी कॉन्सेप्ट थी हम आपको पूरा थोड़ा सा फैक्चुअल बात जो भी इसको हम थोड़ा सा नोट करा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। आप सारा का सारा फैक्चुअल बात को नोट कर लीजिए। जैसे हमारा 21 जून है, 21 जून को जो है 21 जून को क्या होता है, गर्मी होता है कहाँ पे, नदन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन वही 21 जून को क्या होता है, समर होता है, गर्मी होता है, सबसे लंबा दिन। वही जबकि हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, क्या होता है, विंटर होता है। ठीक, अब हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को नदन हेमिस्फीयर में क्या होता है, 22 दिसंबर को नदन हेमिस्फीयर में विंटर हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, समर हो जाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे 21 मार्च की, तो 21 मार्च को जो है नदन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑटम हो जाता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे 23 सितंबर की, नदन हेमिस्फीयर में यह ऑटम हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये स्प्रिंग हो जाता है। ये बात समझ लीजिए, ये शॉर्ट थोड़ा सा नोट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी ऋतु होता है, अर्थात सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। और जबकि उसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जाड़ा का मौसम होता है, मतलब सबसे छोटी दिन और सबसे लंबा रात होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जाड़ा का मौसम होता है, अर्थात सबसे छोटी दिन और सबसे लंबा रात। जबकि उसी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, जिस कारण से वहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। 21 मार्च को ना ही सबसे लंबा दिन ना ही सबसे बड़ी रात होती है, इक्वल होता है, क्योंकि इक्वेटर पर लाइट पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन हो जाता है, शरद ऋतु। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसी 21 मार्च को ऑटम हो जाता है, वसंत ऋतु। 23 सितंबर को जस्ट विपरीत, उत्तरी गोलार्ध में ऑटम हो जाता है यानी कि वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग यानी शरद ऋतु। ये थी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट। और आप समझ गए होंगे कि ऋतुएं जो है परिवर्तित होती किस कारण से, पृथ्वी के रिवोल्यूशन मोशन के कारण। पृथ्वी का सन के अराउंड जो मूवमेंट होता है जिसको हम लोग रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं, उसी के कारण हमारे पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन होती है। और पृथ्वी पर जो दिन एवं रात होती है वो रोटेशन यानी कि दैनिक गति के कारण होती है। ये हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा और हम पूरी विश्वास और खुशी के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम आपका चैप्टर को कंप्लीट कर दें। हमने शुरुआत में बताया था कि बहुत ही छोटा वीडियो होगा और इजी कॉन्सेप्ट है, और आप लोग समझे भी होंगे क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ऑब्जर्व भी किए होंगे और काफ़ी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है, इस चैप्टर का जो भी सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, जरूर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। और मेरी तरफ से हमने बताया था कि इस क्लास का अगर नोट्स चाहते हैं तो आप आसानी से उपलब्ध हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ आएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। आपका चौथा चैप्टर लेकर आएंगे जिसका नाम है मैप्स, बोले तो मानचित्र। उसको आसानी से फिर बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और आपका जो राज्य विशेष सीरीज रहा उसका फर्स्ट एपिसोड जा चुका है। हम सेकेंड वीडियो लेकर, सेकेंड एपिसोड लेकर बहुत ही जल्द आने वाले हैं और वो राज्य होगा उत्तर प्रदेश। बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाले हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा मदद करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।